इतनी जबरदस्त ह्यूज ह्यूज क्राउड उनकी रैलीज में, लेकिन चुनाव हार गए बाटी। गरिमा जी, आपने जो दो स्टेट दिए, इन दोनों को देखने लायक बात है कि मध्य प्रदेश में आपने कहा 29-0, वो एक इल्यूसिव सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक और बड़ी बात कि शिवराज सिंह चौहान 8 लाख के ऊपर वोटों से जीते। और राजस्थान देखिए, राजस्थान में मुझे लगता है ये जो आप कह रहे हैं कि 3 सीट बोल रहे थे, अगर आप इस पर देखें तो सब कह रहे थे 3 सीट तो पक्की और 9 सीटें ऐसी जिस पे मुकाबला कड़ा। और आज जब परिणाम निकले तो उस 9 में से 8 सीटें जो है वो एक तरफ आई और वो कांग्रेस और उनके गठबंधन को मिली। एक सीट जो कांटे की टक्कर में थी वो थी जयपुर रूरल, जो 1600 के करीब वोट से अनिल चोपड़ा हार गए। तो जो बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था वो ये रहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव जो 4-5 महीने पहले ही हारी थी, वो एक यूनाइटेड पार्टी की तरह खड़ी थी। इस बार उनमें कोई अंतर्द्वंद नहीं था, इस बार कोई खेमेबाजी नहीं थी। नहीं, तो जो खेमेबाजी तो थी अविनाश जी, मैं आपको बताइए, खेमेबाजी इस बार कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अशोक गहलोत जी जो थे, उनका पूरा फोकस सिर्फ एक सीट पे था, जालौर सिरोही, तो वो उस पे पूरी तरह केंद्रित थे। सचिन पायलट ने कह दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर मैं जो अपना क्षेत्र है, जो ईस्टर्न राजस्थान का क्षेत्र है, उस पे दूंगा। और उसके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जितने भी बाकी थे, चाहे वो पायलट हो, गहलोत हो या दूसरे नेता, उन सब पे सामंजस्य बांधा। और उन्होंने अपने पूरे इलाके में जो जाट बेल्ट है शेखावटी का, वहां सारी सीटें डिलीवर करी। तो जब कांग्रेस एक साथ आई तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा कि जहां 0 थी 2 बार से, वहां 11 सीटें आई। और भारतीय जनता पार्टी को एक और खामियाजा भुगतना पड़ा, वो था कि उनके पास स्टेट में कोई फेस नहीं था। पिछली बार जब वो जीते तो हमारा प्रदेश पेंडुलम स्टेट है, हर बार स्विंग होता है। तो कांग्रेस अपने अंतरकलह से हारी, बीजेपी बहुत बड़ी जीत पे नहीं थी। मैं ये छोटा सा सवाल ये पूछ रही हूँ कि वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करना, ये भी राजस्थान में उल्टा पड़ा क्या? देखिए, प्रोजेक्ट नहीं करना तो उसी वक्त हो गया था। आपने शिवराज सिंह जी को भी इतने बड़े मैंडेट के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया, पर उन्हें यूज किया, उन्हें स्पेस दी, वो मूव करते रहे। वसुंधरा राजे को सिर्फ झालावाड़ तक ही सीमित रख दिया, उनको कहीं आगे यूज नहीं किया गया। उनको कहीं ये पड़ा क्या, नुकसान हुआ क्या? बिल्कुल नुकसान हुआ। आप देखिए किस तरह हुआ। राजस्थान में चुनाव उठा चूरू की सीट से, वहां से राहुल कसवा भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए। वो किसके करीबी थे? वो वसुंधरा राजे के करीबी थे। और उनको उनकी सीट क्यों गंवानी पड़ी? एक तो राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ जो उनकी झड़प थी वो, और दूसरा ये कि उन्होंने वसुंधरा राजे की बर्थडे सेलिब्रेशन में आगे आके कहा ये हमारी बड़ी नेता है। तो खामियाजा भुगतना पड़ा, उस तरफ चले गए। फिर आप देखिए प्रहलाद गुंजल कोटा से, ओम बिरला जी भी कोई बहुत बड़ी मार्जिन से नहीं जीते, 40,000 से अंदर मार्जिन पे जीते। गुंजल वसुंधरा राजे के करीबी। तो यहाँ रहा करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये वो क्षेत्र है जो वसुंधरा जी के एरिया के उसमें आता है, ईस्टर्न राजस्थान, करौली, धौलपुर। और वहाँ वसुंधरा जी के जो कैंडिडेट थे, उनकी जगह कैंडिडेट चेंज किया आपने करौली, धौलपुर में, वहां आप हारे। तो वसुंधरा राजे को इग्नोर करना भारी पड़ा राजस्थान और वो एक बड़ी कैंपेनर है। लेकिन आप लोगों के लिए 2 चेहरे मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, नकुल नाथ और वैभव गहलोत दोनों चुनाव हार गए, जबकि जो सीट आपके लिए मुश्किल लग रही थी, अमेठी, किशोरीलाल शर्मा को आपने उतारा, बहुत कोई नोन चेहरा नहीं था और माना जा रहा था कि ये टफ और बैटल हो गया अमेठी का, राहुल गांधी का वहां से लड़ना उसे और टफ बैटल बना रहा था। ये 2 सीटें क्यों हार गई कांग्रेस, वैभव गहलोत और नकुल नाथ? ये भी एक लर्निंग है। कभी कभी होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। तो शायद इन दोनों सीटों में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे वहाँ के उम्मीदवार थे वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीतते आए हैं तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, जिसका नतीजा हम लोग सब लोगों को ये देखना पड़ रहा है सामने में। लेकिन आज हम तो ये कहेंगे कि ये इंडिया गठबंधन के लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जो हर जगह ब्रांड मोदी जो बातें हो रही थी, वो चकनाचूर हो गया। और इससे निश्चित रूप से देश में एक तरह से एक ठहराव आया है, देश ने एक करवट बदली है। देश में मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस रिवाइवल मोड पर मात्र 99 पर आती दिख रही है, तो इसको विक्ट्री कहेंगे क्या आनंद मानव? देखिए, ऐसा है कि इस बार हम लोग, आप एक बात और भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जो कांग्रेस से गए हैं। और हम लोग इस बार लड़ाई लड़ रहे थे एक मुट्ठी बनके, जिसमें सारी उंगलियों का मान बराबर था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो,
चाहे वो फिर और राष्ट्रीय जनता दल हो, हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़े थे, या फिर शरद पवार की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे जी की हो, और हम सब लोगों ने मिल के एक तय किया था, एक लक्ष्य तय किया था कि हमको किसी भी कीमत पे जो देश में ऐसा अहंकारी राजा आ गया, इसके अहंकार को चूर करना है। उसमें हमें सफलता मिली, और ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत एक खुशी की बात है। आप देखिए ना, बात में ममता बनर्जी को भी समझ में आया क्या? और मैं ममता बनर्जी के बारे में बहुत बार ये बात सोचती हूं कि शी इज द मोस्ट नॉन प्रिडिक्टेबल पॉलिटिशियन। मैं सबको जो अगर देखूं तो ममता बनर्जी के बारे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, कल क्या बोल देंगी, कल क्या कह देंगी। और नीतीश जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं नीतीश अभी नीतीश क्योंकि एनडीए की तरफ है, अभी इंडिया की बात कर रही हूँ। तो ममता बनर्जी शुरुआत में बैठी हुई नजर आई भाई लेफ्ट पार्टीज के साथ, तब भी पता था जब पटना में बैठक हो रही थी कि सीताराम येचुरी खड़े हुए थे वहां। बाद में जाकर ममता बनर्जी ने कहा नहीं भाई लेफ्ट वाले तो गुंडे हैं, साथ नहीं लड़ूंगी। कांग्रेस को कह दिया अहंकार किस बात का है, 40 सीटें भी नहीं लाएगी अपने दम पर। लेकिन बाद में अंदाजा हो गया था क्या ममता बनर्जी को कि भाई अगर सरकार बनी तो समर्थन दूंगी। ये कोई ग्राउंड रिपोर्ट थी, ये कौन सा एक क्लू मिला ममता बनर्जी को? ये आप मेरे से सवाल स्वयं पुरोहित आपसे सवाल पूछ रही हूं। जी देखिए, आप जो बोल रहे हैं सीपीएम के साथ में, तो ममता बनर्जी ने हमेशा कहा है हाँ। कि हम सीपीएम के साथ, वामपंथियों के साथ, हम लोगों ने 34 साल लड़ाई की है पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद पटना की बैठक में साथ थे आप, बंगलुरु की बैठक में साथ थे, मुंबई की बैठक में साथ थे। नहीं, वो एक देश के संविधान को बचाने की लड़ाई थी। उस लड़ाई में हमने साथ दिया, हम आगे भी साथ देंगे। मगर पश्चिम बंगाल में हमें वामपंथी की जरूरत, वामपंथी जो खत्म हो चुके हैं, शून्य पर है, उनको जबरदस्ती जिंदा रखने के लिए बैसाखी देने की जरूरत नहीं है। और नतीजा आपने देखा है, कितना षड्यंत्र रचा गया। संदेश खाली का मुद्दा आपने देखा, संदेश खाली में भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुद्दे बनाए, और आज नतीजा क्या हुआ संदेश खाली में? वहां तृणमूल कांग्रेस ने लीड ली है बहुत बड़ी, बसीरहाट की सीट पूरी की पूरी जीती गई। नहीं, आप तो कह रहे थे कि कांग्रेस को किस बात का अहंकार है, 40 सीटें भी नहीं जीतेगी कांग्रेस अपने दम पर। तो अब कम से कम उस बात पर आप रिग्रेट, कम से कम खेद तो जाहिर कीजिए। नहीं, वो इसलिए तो आज कांग्रेस जो 99-100 सीटें जीती है, हाँ। ये बिना गठबंधन के जीती है क्या? आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव नहीं होते और उद्धव ठाकरे नहीं होते तो आधी सीटें हो जाती। तो क्या गलत कहा था दीदी? आनंद माधव, आप समझिए मेरी बात 1 मिनट खत्म नहीं हुई, थोड़ा 10 सेकंड का समय दीजिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मोदी जी उत्तर कलकत्ता की एक सीट पर आए, 43 करोड़ रुपया जनता का पैसा खर्च हुआ ब्रांड मोदी बनाने के लिए, उनके रोड शो करने के लिए। वो सीट में वो जिस कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आए थे, 12 जनवरी को तापस राय, जिनके घर में ईडी की रेड होती है, और प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता है, तो बंगाल की पढ़ी लिखी जनता है, 1 लाख वोट से तापस राय हार गए। तो मोदी जी को मानना चाहिए कि मोदी जी। आनंद माधव, जल्दी से इस बात का मुझे रिएक्शन दीजिए। समाजवादी पार्टी की और तृणमूल कांग्रेस की या फिर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की अगर मदद नहीं होती तो कांग्रेस नहीं कर पाती है जो कर पाई। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, इट्स अ वाइस वर्सा। जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को हम लोगों ने क्या देखा, हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और हम सब मिलके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सफलता मिली। और उसमें आप जानते हैं कि जब नाव डूबने लगता है तो पतवार हर कोई खेपता है, लोग हाथ से भी पानी उससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबको साथ चले, क्या साथ चलना कोई बुराई है? साथ मिलकर आगे बढ़ना क्या बुराई है? ठीक है, इसलिए हम लोग साथ चले और साथ आगे बढ़े हैं और एक मुट्ठी बनी है। लेकिन और मुट्ठी में ताकत होती है। लेकिन स्वयं पुरोहित जिस तरीके से कह रहे हैं उस पर आप आक्रोशित नहीं हुए, उस पर आप आक्रोशित नहीं हुए, ये कम से कम बढ़िया बात है। अब यही कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए। महेश चव्हाण, क्या ये भी हो सकता है कि आपकी अब शरद पवार भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और अलावा इसके जो चीजें पिछली हुई, एनसीपी अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताकर आपको दूसरा सिंबल दे दिया, आपकी पार्टी का नाम बदल दिया गया, ये संभव है क्या कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर ये दावा ठोका जाए भाई सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, वोट हमें ज्यादा मिले, सीटें हमें ज्यादा मिली तो पार्टी हमारी असली हुई? महेश जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी गरिमा जी, प्लीज। अभी मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली ऑडिबल नाउ। ओके गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता था कि ये लीगल एस्पेक्ट से हम लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आपने ये पॉइंट जो अभी बताया उस जरूर विचार करेंगे, अगर वो सही है तो जरूर उसके ऊपर हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन
क्या ये भी संभव है क्या कि अजीत पवार के साथ जो विधायक चले गए थे, क्योंकि अब मात्र एक सीट पर अजीत पवार रह गए हैं, एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन किया तो जो गए थे उधर वो लौट आए, इस बात की संभावना कितनी? बिल्कुल लौट के आ सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, बहुत सारे विधायक ऐसे भी थे कि जिन्हें फंसा कर लेके गए थे, उनको पता नहीं था उनके सिग्नेचर किस लिए लिए जा रहे। हाँ। उन्हें ऐसे कहा गया था कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद पवार जी, उनकी सहमति है, ऐसे भी कई लोगों को बताया गया था। तो ऐसे सारे लोग हैं जो पहले से ही वापस आना चाहते हैं, और अगर आज उनको ऐसे लगता है कि अजीत पवार के नेतृत्व में इतना दम नहीं है, तो वो शरद पवार जी के पास वापस आ सकते हैं। और ये जो शरद पवार कह रहे थे कि हो सकता है इस मैंडेट के बाद सारी छोटी छोटी पार्टियां महाराष्ट्र की कांग्रेस में डिसॉल्व हो सकती हैं, ये भी शरद पवार का स्टेटमेंट है। उन्होंने एक पॉसिबिलिटी कही थी कि विचारधारा जिनकी सेम है, अगर एक ऐसा समय आ सकता है कि अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बाकी छोटे पार्टियों को उनके साथ जुड़ना है, नहीं, तो आप जुड़ ऐसा, सकते हैं। आप पार्टी इस तरफ विचार कर रही है कि आप अपनी पार्टी मर्ज कर दें कांग्रेस पार्टी में? नहीं, शरद पवार साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि अभी ऐसा वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, और अगर कभी जरूरत पड़े तो सभी लोगों को उनका विचार लेकर ही ये कदम लिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव भी है अभी, और अगली बड़ी चुनौती वहां खड़ी है। बिल्कुल है, और हमारा हौसला अभी बढ़ गया है। हाँ। ये जो सक्सेस हमें महाराष्ट्र में मिली है, अगर आपने हमारा स्ट्राइक रेट देखा होगा एनसीपी का, तो 10 में से 7 सीटें हमें मिल रही है। कांग्रेस का भी देखिए 17 सीटें ले रही, उसमें से उन्होंने 13 सीटें वो जीत रहे हैं। तो ये अच्छा स्ट्राइक रेट है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा हौसला इससे बुलंद हो गया है। फराज साहब, अखिलेश यादव की ब्रेकिंग चला रही हूं मैं, और कन्नौज आपके लिए थोड़ी मुश्किल सीट थी। नहीं गरिमा जी, कन्नौज बिल्कुल भी मुश्किल सीट नहीं थी, ना ही कैंडिडेट बदला गया, बाद में अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला जब समझ में आया कि हो सकता है कन्नौज एक दफा फिर हार जाए, क्योंकि डिंपल चुनाव गंवा चुकी है एक बार कन्नौज से। बाद में समझ में आया कि हो सकता है हार जाए, रिप्लेस किया। गरिमा जी, ये चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि इसमें कहीं भी कोई चांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि जब इस देश का शहंशाह ये बोल रहा था कि महात्मा गांधी को इस देश में लोग तब जाने जब गांधी पिक्चर रिलीज हुई, इसका मतलब अगर 14वीं का चांद रिलीज ना हुई होती तो हम लोगों को चांद के बारे में भी ना पता चलता। तो गरिमा जी, मेन चीज ये थी कि शहंशाह के अहंकार को तोड़ना था, लोकतंत्र को बचाना था, और अजय मिश्रा टेनी जैसे लोगों को हराना था। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोई चांस नहीं लिया, और उन्होंने ठीक किया। 4 बार प्रत्याशी बदल दिए। गरिमा जी, अगर शहंशाह के गुरूर को तोड़ने के लिए 50 बार प्रत्याशी बदलना पड़ा तो हम 50 बार बदलते, क्योंकि हमको लोकतंत्र को बचाना था। तो ये जो इंडिया गठबंधन की फराज साहब कल बैठक हो रही है दिल्ली में, इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे जिन पर चर्चा होगी? गरिमा जी देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को पता होगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कैसे सरकार बनेगी, कौन बनाएगा, जो एक नॉर्मल डिस्कशन होते हैं वही डिस्कशन होंगे। उस मीटिंग की मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शिवम, ये आपके लिए अब, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं महेश चव्हाण, और ये तय है कि चंद्रबाबू नायडू से बात चल रही है, इधर नीतीश कुमार हो सकता है बड़े प्रस्ताव के चलते इधर आ जाएं, क्योंकि वहां तो पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, यहाँ हो सकता है उन्हें कन्वीनर नहीं बनाने का जो पूरा एक नुकसान हुआ उसके चलते बड़ा कोई पद ऑफर कर दिया जाए नीतीश कुमार को, और चंद्रबाबू नायडू भी चले आए, नीतीश कुमार भी चले आए। गरिमा जी, ये जो स्पेकुलेशन है इसका कोई आधार नहीं है। इसका आधार इसलिए नहीं है क्योंकि जदयू ने ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट दे दी कि साहब एनडीए के साथ में। आपको अगर ध्यान हो तो उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी साहब प्रखर रूप से आकर के बोल चुके हैं कि वो एनडीए के साथ हैं। दूसरी बात, आपने चंद्रबाबू नायडू साहब की बात बोली तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके भी प्रधानमंत्री को कंग्रेचुलेट किया और ये भी स्पष्ट किया कि वो एनडीए के साथ है। तो मुझे लगता है हाइपोथेटिकल स्पेकुलेशन करने का लाभ नहीं। मैं तो केवल इस बात से प्रसन्न हूँ, खुशी देखो इस बात की गरिमा जी। राजनीति में तो डॉट जोड़े जाते हैं ना। मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। प्लीज कैरी ऑन।
गरिमा जी मेरी बात एक बार खत्म कर दूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बार गवर्नमेंट अलायंस के किसी भी दल ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम पे दोषारोपण नहीं किया। कम से कम उन्होंने जनादेश को स्वीकार कर नहीं दिया और किया कह दिया है कि शिवम, शिवम किया है, किया है शिवम, किया है। अभी तो 3 घंटे पहले का अखिलेश यादव का ट्वीट है, पढ़ लीजिए उसको जरा। कल तक का नैरेटिव तो यही था कि साहब फॉल्टी ईवीएम है, में अभी तक कोई कहीं सुधार ना नहीं कहीं है। है, लेकिन आज जनादेश को स्वीकार कर लिया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है। दूसरा एक छोटा सा विषय और मैं कहना चाह रहा था, अभी आपने अभी जितने भी हमारे सो कॉल्ड को पैनलिस्ट मौजूद हैं आपके शो पर, सबने एक बात कही, अभी मैं आनंद जी को भी सुन रहा था, सबने कहा कि साहब उनका एकमात्र एजेंडा। तो मैंने कहा ना कि आप उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे। ये बात सत्य है कि हम 100 नंबर लाने वाले लोग थे, 70 ले आए, पास हो गए, लेकिन आप चर्चा उनकी कर रहे हैं जो 0 पे थे, 33 नंबर से पास हो गए। भाई उनको कंसोलेशन प्राइज देने की बात नहीं, लेकिन शिवम ये सच, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी ये तो सत्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जितने भी आपके हमने जो बात अपने मैनिफेस्टो में कही है, जितने भी आपकी एक्सट्रीम एम्बिशंस थी, हमारे उस पर मुश्किल होगी ना शिवम छाबड़ा, उसमें क्रियान्वित करेंगे। नहीं यूसीसी पर नहीं तैयार होंगे आपके अलायंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी हालत तैयार नहीं होंगे चंद्रबाबू नायडू। गरिमा जी मत भूलिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में कितनी बड़ी बड़ी अलायंस की दल पार्टी जो सरकारें चलाई है अटल जी के नेतृत्व में, वो किसी से भुलाया नहीं है। तो वो दौर बदल गया ना, अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना कर रहे हैं, वो दौर बदल गया। हमको कैसे निभाना अटल बिहारी है? वाजपेयी के दौर में सर आपने राम मंदिर के मुद्दे को पीछे रखा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए शिवम छाबड़ा, सुनिए ना, बैक एंड पे रखा ना राम मंदिर के मुद्दे को, निभाना जानती है। शिवम नहीं, आप अगर तुलना करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर, सुन लीजिए जरा सा, थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना की, गठबंधन सरकार चलाई आपने, उस समय पर राम मंदिर के मुद्दे को बैकएंड पर रखा आपने, घोषणा पत्र में बिल्कुल किनारे पर रख दिया। सवाल नहीं है, नहीं ये भी अन्याय बात है भाई। बैकएंड पे लिखने का ना पहले को सवाल था ना आज को सवाल है। ये हमारा जो एजेंडा है राइट फ्रॉम डे 1 है। उस समय भी बैकएंड पे नहीं, मामला न्यायालय के अंदर में था भाई। उसको फास्ट ट्रैक करने की जिम्मेदारी हमने तेज करी। नहीं, 370 नहीं, मैं इस बारे में मुझे लगता है अविनाश मैं गलत कह रही हूँ कि वो जो गठबंधन की सरकारें थी उसमें 370 या फिर जिस तरह की जितने भी हार्ड लाइनर सब डिसीजंस थे उनको बैकएंड पर रखा गया था, क्योंकि करुणानिधि जुड़े हुए थे, ममता बनर्जी साथ में थी, कितने दलों का एनडीए गठबंधन बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली दफा, जॉर्ज फर्नांडिस थे, सब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाना जानती है। हमें पता है कि एनडीए अच्छा अविनाश, ये वो भारतीय जनता पार्टी है, निभाएंगे ना भाई। ठीक है आप विपक्षी से तो पूछिए उनका कुनबा कितने दिन टिका रहेगा, उसकी चिंता कर ले। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन छिटक के भाग रहे हैं, दिल्ली में अलायंस करते हैं, पंजाब में अलायंस नहीं करते। अब तो इनको देखना, जनता को जवाब देना है। शिवम चुनौती है, एक साथ है कि नहीं है, चुनौती है, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ अविनाश। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म निभाना जानती है, बिल्कुल तय बात है, इन्होंने चलाया है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी गठबंधन में नहीं रहे। ये उनके लिए पहला टेस्ट होगा कि जिस तरह से फ्री हैंड पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया है, क्या वो इसको आगे उसी स्मूथनेस की तरफ ले जाएंगे। ये एक सवाल है जिसपे सबकी निगाहें रहेंगी और डिबेट रहेगा। अभी तक उनके कैरेक्टरिस्टिक में ये नहीं था कि ही वॉज एन ऑल विनिंग लीडर। पहली बार ऐसा है कि जो टारगेट उन्होंने सेट किया वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, तो अब अटकलें होंगी। और अब कुछ सवाल ऐसे जो है वो सत्ता दल को भी सामने से फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक वो सारे क्वेश्चंस को डक कर जाते थे। अच्छा, क्योंकि एक मेजॉरिटी थी। ठीक है अभिषेक, क्या ये रीजनल पार्टीज के लिए अच्छी बात भी है क्या कि आपका जो टेक या आपका जो से बहुत स्ट्रांगली पिकअप नहीं होता था, अब कम से कम वो ताकत बढ़ी है, सुना जाएगा अब आपकी बात और कोई भी निर्णय लेने से पहले पूछा भी जाएगा। किसी भी पार्टी को ताकत जो मिलती है वो जनता के समर्थन से मिलती है, और हमारी पार्टी हमेशा से बिहार में ताकत में रही। नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, आपने देखा है कि जनता ने आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। बहुत सारे लोग नीतीश जी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते थे, आज सबको माकूल जवाब मिल गया होगा। तो पहले भी हम बड़ी मजबूती के साथ बिहार के हक और हुकूक की बात करते थे, देश के बुनियादी मुद्दों की बात करते थे, और अब भी करेंगे। आपने देखा है, उदाहरण स्वरूप है, बिहार में जातीय गणना करा, केंद्र की सरकार ने नहीं कराया, उसके बावजूद बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर कराया, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। देखिए, लेकिन पहली बार ऐसा भी हुआ ना अभिषेक
पहली बार इंडिया से जब एनडीए में अभी आई 31 जनवरी को, अगर मुझे तारीख सही याद है, तो पहली बार 2 डिप्टी सीएम भी थोप दिए गए ना, और उनमें से एक चेहरा वैसा जो पूरी तरीके से मुखालफत में खड़ा रहा, नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी, स्वीकार करना पड़ा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार नहीं, जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी। अभी भारतीय जनता पार्टी को तय करना होता है कि उनकी तरफ से कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे, और नीतीश जी का अंतिम उस पर निर्णय होता है। और देखिए, जब हम विरोध में होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से और समय के हिसाब से, लेकिन एक बार जब हमने गठबंधन कर लिया तो हम लोग तो सच्चे मन से गठबंधन करते भी हैं और उसको निभाते हैं। नहीं, लेकिन अब ये तो तय है ना अभिषेक, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि यूसीसी पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर अब कम से कम चुनौतियां होंगी, पूर्ण बहुमत में, पूर्ण जनादेश में और अब की सरकार में फर्क होगा। इस बात में गरिमा जी, आपने कहा कि ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि आपने जब भी मेरा जवाब सुना होगा, ईमानदारी के काफी करीब आपको लगा होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ मैनिपुलेट करके जवाब देते हैं। इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, बहुमत बहुत ज्यादा होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, लेकिन अब भी हम क्लियर मेजोरिटी में, और हम खुद को अलग करके नहीं देखते हैं कि हम किसी दबाव और प्रभाव की राजनीति करेंगे। ये बात जरूर है कि अगर पूर्ण बहुमत भी होता, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी को लगता कि किसी मसले पर स्टैंड अलग रखना चाहिए, तो इसके कई उदाहरण आपने पहले भी इस देश में देखे हैं। जब भी हम लोगों ने गठबंधन से अलग होकर भी अपना स्टैंड रखा है तो उसको फॉर्मली रखा है और जनता ने उसको पसंद भी किया है। तो मैं ये मानूं अभिषेक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमने वो वक्त भी देखा, ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं, हमने वो वक्त भी देखा 2013 में जब प्रधानमंत्री को केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया था नरेंद्र मोदी को, कि उनके अगुवाई में अब इलेक्शन कैंपेन होगा, चुनाव लड़ा जाएगा 2014 का, तो नीतीश कुमार ने विड्रॉ कर लिया था सपोर्ट, और नीतीश कुमार ने कहा था स्वीकार नहीं है मुझे नरेंद्र मोदी। और उसके पहले बहुत लंबा दौर गठबंधन का था, एनडीए में साथ थे। तो क्या ये स्वीकार्यता अभी भी है इस 240 के नंबर के साथ कि प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, हमें स्वीकार? गरिमा जी, आप सवाल बड़े क्लिष्ट पूछती हैं। देखिए, इतिहास को कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। बदलती राजनीति तो डॉट दर डॉट जोड़ने का ही काम है सर। हम तो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, 77 में कैसे सरकार बनी, 89 में कैसे बनी, तो डॉट्स तो जुड़ेंगी। नहीं, आप डॉट्स जोड़िए, और मैं उस पर कैसे सवाल उठा सकता हूं कि आप सवाल ऐसे क्यों पूछती है। आपका काम है, आप बखूबी इसको कर भी रही, बहुत बेहतर तरीके से कर रही। मैं बस एक लाइन में इसका जवाब देना चाहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपने देखा इतिहास में बदलती परिस्थितियों के हिसाब से मिलना बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, मिलकर बिछड़ना, ये चलता रहता था। अभी की वस्तुस्थिति ये है कि हमारा जो गठजोड़ है, गठबंधन है, वो बड़ा मजबूत है, अटूट है, और हम वर्तमान में जी रहे हैं। स्वीकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आपको आगे का रास्ता? भाई, सर्वमान्य नेता है, प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा से नरेंद्र मोदी जी, इसमें कहाँ आपत्ति है? इसमें कहाँ आपत्ति है? फराज, बहुत छोटा सा रिएक्शन, वहां पर सर्वमान्य नेता के तौर पर चेहरा मौजूद है आपके यहाँ। अभी 3-4 खिड़कियां जो है आपकी, आनंद माधव, स्वयं पुरोहित, महेश चव्हाण और फराज किदवई, वो अखिलेश यादव बोलेंगे, वो शरद पवार कहेंगे, वो ममता बनर्जी कहेंगे, वो राहुल गांधी कहेंगे। गरिमा जी, एक शेर और सुन लीजिए, इरशाद। आदरणीय नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू साहब के लिए, कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। इखलास मतलब सिंसियरिटी। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और आपने शेर के साथ फराज, क्योंकि